अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के सरबराह ये कहते हुए पाए गए कि पाकिस्तान में हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। इशारा उनका उस जमात की तरफ था जो कि कुछ वक्त पहले तक उनकी करीब तरीन इत्तेहादी थी, बल्कि उनके साथ वो हुकूमत बनाकर उसके मज़े भी लूटते रहे। लेकिन जैसे ही उस हुकूमत का खात्मा हुआ वो इंतखाबी मोड में चले गए और पहले उन्होंने ये बात की कि न सिर्फ वो एक जमात बल्कि दीगर सियासी जमातें भी न सिर्फ इंतखाबात के हवाले से डर और खौफ में मुब्तला हैं, बल्कि वो सियासत नहीं कर रहे बल्कि खौफजदा हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी थीं जो कि उस जमात के सरबराह यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो साहब ने की। उसकी जद में उनके वालिद भी आए जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो उनसे आज़ाद होकर सियासत करना चाहते हैं। कहने वालों की यह राय है कि यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पैंतरा बदला है, क्योंकि शायद या तो वो इंतखाबी मोड में जा चुकी है या फिर ये कि गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी अपनाई जा रही है। एक तरफ जरदारी साहब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ बिलावल साहब एक स्टिक लेकर मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या ये फार्मूला कामयाब होगा और क्या वाकई इस किस्म के इत्तेहाद को, जो कि माजी में रहा बल्कि कुछ वक्त तक पहले भी रहा, क्या उसमें दरार पड़ सकती है? इंतखाब से पहले यकीनन ये सूरत हाल भी वाज़ेह होगी। लेकिन ये ज़रूर दुरुस्त है कि अब कुछ दीगर जमातें भी जो शायद किसी हद तक पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी हो सकती हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी, लेकिन वो सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रही हैं। और आज उसमें एक बड़ा इजाफा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से हुआ, जिनमें फ़ारूक सत्तार साहब ने आज खुलकर कहा कि सिंध के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। MQM के पिछले कुछ अरसे के दौरान जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे उसमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड थे। मरदमशुमारी उसमें सर फहरिस्त है, जिसमें सबसे पहले MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था और वो तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा उस वक्त दुरुस्त साबित हुए जब मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार में बेहतरी के बाद एक बड़ा नंबर अफराद का या अवाम का वो ऐड हो गया। अब यकीनन अगर MQM ये रिजर्वेशंस अपनी ज़ाहिर कर रही है तो ग्राउंड रियलिटी यकीनन इससे मुख्तलिफ नहीं हो सकती है। लेकिन आया वजह क्या है कि वो पीपल्स पार्टी जो विफाक से शिकायत कर रही है वो अपने ही सूबे में वो शिकायत या वो मसाइल किसी दूसरी जमात के लिए पैदा करिए। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे और उससे बात करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ही उनके सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, जब पीपल्स पार्टी ये बात कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो लोग कह रहे थे कि ये तो इंतखाबी माहौल की वजह से बयानात की हद तक बात की जा रही है, लेकिन सर आज MQM ने भी ये बात कर दी, तो हकीकत क्या है सर इसमें? बहुत शुक्रिया सना। देखिए, पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है उसकी कोई मंतक या मुझे कोई दलील समझ में नहीं आती। 15 साल बिला शिरकत गैरे आप एक हुकूमत करते रहे एक सूबे पर, 18वीं तरमीम के मज़े भी लूटते रहे, नेशनल फाइनेंस कमीशन के समराद भी आपने हासिल किए और सूबे का जो हाल है वो तो एक अलग बहस है। कराची तक कश्मोर जो बदहाली, बद इंतज़ामी और करप्शन, लेकिन उनकी बात में कोई एक भी दलील नहीं है। हमारी हमारी जो दलील है उसमें तो बुनियादी तौर पे ना कि जब अप्रैल के अंदर PDM के साथ हमने मुआहिदा किया, जैसे मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल साहब सब मौजूद थे, तो वहीं से हमारी ग्रीवेंसेस का आगाज हो गया। गो कि यह आगाज इमरान खान साहब के 14 नुकाती 13 नुकाती मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से शुरू हुआ था। जी। लेकिन जब हमने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया, यानी PDM के साथ मुआहिदा किया, तो हमारे उस मुआहिदे के ऊपर सबके साइन होने के बावजूद अफसोस की बात है कि किसी एक ने भी हमारे मुआहिदे की पासदारी की सदा बुलंद नहीं की और हम मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे, गो कि हमें सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, हमें विफाक में मजीद वजारतों का लालच दिया, लेकिन हमने सिंध हुकूमत को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, 140A के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया 140A के ऊपर। जनाब, सिंध लोकल गवर्नमेंट 2013 की बहुत सारी क्लॉजेस को उन्होंने कहा आइन से मुतसादिम है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने फरमाई, डीलिमिटेशन, ये मैं आपको बताऊं, सेंसस से पहले पीपल्स पार्टी ने 10-1 के नोटिफिकेशन में यह तस्लीम कर लिया कि 53 यूसीज कराची में ज्यादती का शिकार हुए हैं। यानी अगर मेरी यूसी 1 लाख नफूस पर है तो कराची ही में एक ऐसी यूसी भी है जो 20,000 और 25,000 नफूस पर है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो 53 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। तो मेरे इख्तलाफ में गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, मेरे इख्तलाफ में करप्शन है, मेरे इख्तलाफ में बुनियादी सहूलतों का फुकदान के साथ साथ ये 3 बुनियादी शिकायत हैं जो कि दलील के तौर पर मैं पीपल्स पार्टी समेत पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने रखता हूँ। अब सेंसस हो गया,
तो अब पीपल्स पार्टी का मसला ये, देखिए मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, हम्म। ये रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आखिरकार ये झगड़ा होना ही है, और दोनों जमातों के अंदर एक बड़ा बुनियादी कॉमन फैक्टर ये है कि इन्होंने अपने वोटर्स को एक मॉन्स्टर दिखाना है कि भाई तुम्हारा दुश्मन ये है। बिल्कुल, वो और ये नहीं हम इसके कहेंगे कि खिलाफ हैं। नहीं, लेकिन ख्वाजा भाई, हम इसमें हम आते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या गेम खेल रहे हैं। लेकिन सर, जो आज फारूक साहब बात कर रहे थे वो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, खास तौर पर इलेक्शन के हवाले से भी बात कर रहे थे ना। ये जो आपने पूरा एक माजी बताया, इसमें से बहुत सी चीज़ अवाम बखूबी जानते हैं कि ये जो कही गई वो दुरुस्त भी साबित हुई। लेकिन सर, इलेक्शन के हवाले से क्या रिजर्वेशन है एमक्यूएम की? कहाँ कहाँ पर उनको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, जैसे बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने बहुत सी चीज़ें तब्दील कर दी इलेक्शन से पहले, तो इस वक्त के इलेक्शन से पहले क्या कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं आपको सिंध में? देखिए, सबसे बड़ी बुनियादी तौर पे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमने लॉ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब जो सिंध के निगरां हैं उनको जी। भी कहा कि भाई जुडिशरी के बगैर अगर ये इंतखाबात होंगे तो ये इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि ये बहुत बड़ी धांधली होगी। क्योंकि अगर जुडिशल सिस्टम इस इंतखाबात की निगरानी नहीं करता तो फिर डिप्टी कमिश्नर और डीआईजी एसएसपीस वो इस एक पूरे इंतखाबात के मालिक कुल होंगे। ठीक। सिंध में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, हमारे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर यही शक्लें बदलकर कराची से मीरपुर खास चले जाए, मीरपुर खास वाला हैदराबाद आ जाए, हैदराबाद वाला नवाबशा चला जाए, तो फिर ये कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये तो सिर्फ और सिर्फ शक्लों को और पोस्टों को इधर उधर किया है। इसी तरीके से माजी के जो डिप्टी कमिश्नर रहे, उन्होंने तो बाकायदा नौकरी की है। उन्होंने तो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए बाकायदा सिंध हुकूमत की नौकरी की है, उनको प्रमोट किया लोकल गवर्नमेंट में, उनके साथ सियासी जलसों में खड़े रहे, तस्वीरें खिंचवाई हैं, पॉलिटिकल बयानात दिए हैं। तो हम ऐसी सूरत में ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं का हम जो शिकायत कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। क्या और सूबों में ऐसा हुआ है? क्या और सूबों से ऐसी आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पीएमएल फंक्शन जो जीडीए वो उसका भी मुतालबा है, जमीयत उलमा इस्लाम का भी मुतालबा है, और जमात इस्लामी भी किसी हद तक हमारे मौक़िफ़ की तायद करती है। तो ये तो अगर ऐसा है तो ये जो लोकल गवर्नमेंट हुए आपने देख लिया कि किस तरह हुआ हमारे बाइकआउट के बाद, बिल्कुल। किस तरह जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को बेनकाब किया। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, हमारी हर बात के अंदर दलील है, सबूत है, और वो हमने बाकायदा उसे रिकॉर्ड पर लाकर अपनी दलील के साथ तवज्जो दिलाई। लेकिन अब इसमें सिर्फ एक चीज़ की और वजाहत कीजिएगा कि ये रिजर्वेशंस, इसमें से कुछ पीपल्स पार्टी की भी हैं, जैसे उन्होंने कहा जी फंड्स की तकसीम अभी तक दूसरे सूबों में हो रही है, सिंध में आपने मना कर दिया है। तो क्या इस हवाले से कलेक्टिवली कोई नून लीग से किसी लेवल के ऊपर बात हुई, या निगरां हुकूमत से बात हुई नून लीग से इस हवाले से कि जी इस पर एक पेज पर होके हमें बात करनी चाहिए, या सिर्फ आपको क्यों अकोमोडेट किया जा रहा है? क्योंकि जिस इंतखाबी अलायंस की आप बात कर रहे थे कि नून लीग एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, वो बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बयानबाजी की हद तक खड़ी हैं। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है। मैंने आपसे बताया ना कि इन पॉलिटिकल पार्टी, अब जो फंड की बात है, भाई क्या 15 साल आपने फंड खर्च किए हैं ना, अगर 3 महीने 4 महीने आपके फंड फ्रीज हो गए हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है? कुछ अरसे अपनी जेब से गुजारा कर लें, या पिछला जो इकट्ठा किया उसमें से खा लें। तो अभी अगर ये फंड्स रिलीज नहीं हो रहे तो आने वाली हुकूमत को मौका दें। अब जहां तक बात है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को देखें, बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब में उन्होंने दिखाना है कि जनाब सारा किया धरा पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी ने दिखाना है जनाब सारा किया धरा पीएमएलएन का है, और देही सिंध के मासूम लोगों को बताना है भाई सारा किया धरा एमक्यूएम का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मीटिंग हुई पीडीएम की हुकूमत में, उसमें उनके वज़ीर आला बैठे थे, उन्होंने कंसेंट भी दी कि जी नई मरदमशुमारी से होना चाहिए। फिर एकदम उनको हुकूमत से निकलने के बाद याद आया कि ये तो 90 रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए। तो सर, ये जो अब बार बार बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी आईनी तौर पर 90 रोज़ में होना चाहिए, उनकी टीम के बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो ये सोच उस वक्त क्यों नहीं मौजूद थी? आप भी इत्तेहादी थे उस वक्त, आपने भी देखा होगा उस वक्त क्यों हर चीज़ में यस्सर हो रहा था, और अभी उनको एकदम वो आईनी मामलात भी नज़र आ गए, और उनको फिर क्लैरिटी भी चाहिए कि इलेक्शन कब होने। क्योंकि एमक्यूएम के हवाले से जब पहले भी इस प्रोग्राम में हम बात करते रहे थे आपकी जमात के लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि जो डीलिमिटेशन है उसमें अगर 15-20 दिन, महीना ऊपर भी हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी क्यों बज़िद है सर कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जमहूरी तौर पर ये तो बात तारीख है कि पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी सही मरदमशुमारी नहीं हुई, और सिंध के शहरी इलाकों के साथ ज़्यादती रही।
लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि जब आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वोट कर दिया, 30-35 अरब रुपए मरदमशुमारी पे खर्च हो गए, जो कि पाकिस्तान की बुनियादी अवाम का एक हक है, जो कि एनएफसी जिससे असरअंदाज होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन असरअंदाज होता है, 18 अमेंडमेंट के सम्राट असरअंदाज होते हैं। तो आखिरकार अवाम का भी तो सोचे ना, ये जल्दी जल्दी हुकूमत में आने की क्या जल्दी है, ये फिर से मिलकर खाने की क्या जल्दी है? भाई थोड़ा सब्र कर लें। अगर इंतखाबात 1 महीना 2 महीना डिले होते हैं तो वो 35 अरब रुपए पाकिस्तान के टैक्सों का पैसा था। और आखिरी बात ये बताएं, ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, सेक्शन 57 में तरमीम हुई, 58 में तरमीम हुई, 232 में तरमीम हुई, ये किसने की है तरमीम? ये तो सारी जमातों ने की है ना, मिलके की है। किसने मुखालफत की? जब आप बैठकर पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि भाई तारीख तुम दो, फेयर जस्ट और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तुम्हें जो इकदाम करने करो, इलेक्शन में असेंबली में वोट कर दिया सबने, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, और बाहर आके अब आप शुबाविला कर रहे हैं। तो भाई ये तो दोहरी, ये तो मुनाफिकत है खुली। या तो पीपल्स पार्टी बाइकआउट कर देती है इलेक्शन एक्ट का। नहीं सर, ये तो वो अभी भी कह रहे हैं ना, ख्वाजा भाई माजरत आपकी बात काट रही हूँ, वो अभी भी कह रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन तारीख कम अज कम दे दें। उनका जो जोर है वो तारीख देने के ऊपर है, इख्तियार के ऊपर नहीं है। तो जब गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर लिया कि भाई डीलिमिटेशन होनी है, तो डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो तारीख देंगे ना। तारीख देने के मतलब ये होता है कि तमाम सियासी पार्टी अपनी तैयारियां करें। तारीख देने का मतलब ये होता है कि मुझे पता हो मेरा हल्का इंतखाब कौन सा है, उसमें कितनी यूसियां, कितने वार्ड है, लेकिन पहले मेरा हल्का इंतखाब तो डिसाइड होने दें। इतनी जल्दी किस बात की है? प्रोसीजर तो कंप्लीट होने दें। प्रोसीजर कंप्लीट होगा, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल डेट देगा। जिस तरह आपने उसे आईनी पावर दी, उस पावर के तहत इलेक्शन कमीशन एक्ट करेगा। ठीक। अच्छा इजहार भाई, आखिरी सवाल वो ये कि एमक्यूएम का अब ग्राउंड वर्क क्या है सर? जो बल्दियाती इलेक्शन पे थे उसमें चाहें ना चाहें, जो मेयरशिप थी चाहें ना चाहें वो हाथ से गई एमक्यूएम की बड़ी शहरों से सर, लेकिन अब इलेक्शन में तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। मुस्तफ़ा कमाल भी आपकी जमात में आ चुके हैं, फारूक सत्तार भाई भी वापस आ गए हैं। सर अब क्या लाइन रखनी है अवाम के सामने? वो पहले ही बहुत ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि ज़ख्म खोरदा है, उनके लिए कुछ ना कुछ मरहम तो किसी जमात को तो रखना पड़ेगा सर। बिल्कुल, ये मरहम तारीख गवाह के सिवाय एमक्यूएम के कराची की आवाज़ तो किसी जमात ने नहीं उठाई, चाहे वो एमक्यूएम बाइकआउट करे या इलेक्शन में हिस्सा ले। और यकीनन हमारा हिस्सा जितना भी रहता है हम उतना शेयर ज़रूर कराची का उस पर आवाज़ भी उठाते हैं, जिम्मेदारी भी लेते हैं। और इंशाल्लाह एमक्यूएम बहुत जो माजी का आरटीएस का हम जख्म खाए हुए हैं, इंशाल्लाह उसका मदावा भी करेंगे और अपनी खोई हुई नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब वक्त देने के। उनके सीनियर रहनुमा जहां पिछले माजी के आरटीएस का हवाला दे रहे थे, इस मरतबा नए अज़्म के साथ एमक्यूएम यकीनन मैदान में उतरेगी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद एक नया अज़्म और वलवला हमें आला अदलिया में भी नज़र आ रहा है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद अब देखना ये होगा क्या है जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं उस रफ्तार में उनका साथ देते हैं और उनके हम कदम होते हैं बाकी जजेस या फिर नहीं, क्योंकि एक वाज़ेह ग्रुप बंदी यकीनन सुप्रीम कोर्ट में माजी से मौजूद रही है और चीफ जस्टिस साहब जब जज की हैसियत से वहाँ पर मौजूद थे तो उसका शिकार भी होते रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में वो कैसे बाकी लोगों को साथ लेकर चलते हैं और मुस्तकबिल क्या होता है अदलिया का, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें सियासी तौर पर वाकई अब प्रोएक्टिवली इंतखाबी माहौल में ढल चुकी हैं, क्योंकि बयानबाजी की हद तक अब ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि उन्होंने इंतखाबात में और 2024 में ही इंतखाबात में उतरना है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है और अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है तो यकीनन पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों का और मामलात का क़िबला दुरुस्त हो सकता है। नए चीफ जस्टिस के आने के बाद पिछले 2 रोज़ के दौरान बहुत सी तब्दीलियां आईं और यकीनन एक अच्छी शुरुआत ज़रूर देखी गई, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज चीफ जस्टिस साहब के पास वो 56,000 से ज़ायद मुकदमात हैं जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जिन पर कोई फैसला नहीं हो सका। साबका चीफ जस्टिस साहब जाने से पहले ज़रूर ये कहकर गए कि उनसे ये काम नहीं हो सका, लेकिन अगले चीफ जस्टिस से उम्मीद की जा सकती है। ये ज़रूर वाज़ेह है कि नए चीफ जस्टिस साहब जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं
हैं, लगता ये है कि इख्तलाफात भुलाकर तमाम जजेस को साथ लेकर चलने की वो कोशिश करेंगे और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी वो यकीनन ये कोशिश निभाएंगे और करेंगे भी कि कम से कम जो आपसी रंजिशें हैं उनको फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाए। लेकिन अदलिया का आगे मुस्तकबिल कैसा हमें नज़र आ रहा है, इस पर हम ज़रा आज तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर माहिर कानून है, सीनियर वकील हैं, अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर एक तो ये फरमाइएगा कि बड़ी हद तक नए चीफ जस्टिस साहब से तवक्कात वाबस्ता कर ली गई हैं, उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है साबका चीफ जस्टिस साहब के नक्शे कदम पर ना चलने की? He has made the difference in 1 day, 2 days. बिल्कुल। He took the manner he took the oath, the manner he conducted himself thereafter, और जिस तरीके से कॉर्डियलिटी के साथ, देखिए ये प्रोसीडिंग्स को पब्लिक में नशर करना ये कोई ऐसी बात नहीं है, और वो जज जिसके कबर्ड में स्केलेटन्स हो वो ये काम नहीं कर सकता। ये आर्डेंट एंड फियरलेस चीफ जस्टिस के ही हक में था, और ये मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने क्रेडिट समेट लिया। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर अब तनकीद भी किसी न किसी हद तक आपको पता है कि हमारे यहाँ हर अच्छे काम में भी तनकीदी पहलू ढूंढा जाता है सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ अच्छी ऑप्टिक्स तो क्रिएट की हैं, मिसालें तो कायम की हैं, लेकिन एक बड़ा मसला जो उनको दरपेश होगा वो ये होगा कि वो इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या नून लीग हो, वो मुख्तलिफ दरख्वास्तों के हवाले से रुजू तो करेंगी सुप्रीम कोर्ट में ऑन एंड ऑफ। तो वो जो एक माजी रहा है PTI के साथ चीफ जस्टिस साहब का, वो भी, फिर नून लीग की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में चीफ जस्टिस साहब के लिए इंसाफ के तकाजे पूरा करना कितना मुश्किल होगा? कल उन्होंने फुल कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट की, वो जो मुकदमा फिक्स था उसमें PTI की एक दरख्वास्त थी कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और चीफ जस्टिस साहब ने उसको शॉर्टर स्मॉलर बेंचेस की सुनने की बजाय उस दरख्वास्त को मद्देनजर रख के, PTI की दायर शुदा दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने अपनी शुरुआत जो है, अपने आगाज अपने सफ़र का चीफ जस्टिस की हैसियत से उसी दरख्वास्त और मुकदमे की समाअत से किया। ठीक, उनका यकीन था कि वो कानून को फॉलो करेंगे। हाँ, स्टे ऑर्डर है तो फिर स्टे ऑर्डर पूरी कोर्ट पे तो लागू नहीं होता ना, 3 जजेस का जारी शुदा स्टे ऑर्डर को ओवरकम करने के लिए उनका मौक़िफ़ ये था कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है उसके तहत बेंच बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस में डिवाइडेड है। देखिए उन्होंने क्या किया, कच्चे केस कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा मुकदमा नहीं सुनूंगा जिसमें बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, जिसमें मेरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस की राय शामिल ना हो। मैं माजरत इसमें छोटा सा एक सवाल कर लूं कि उनकी सर जो मतलब जो स्टाइल है उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो पहले ही इसके कायल हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है और पैनल बना लेने में बेंचेस के हवाले से कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने अगर कहा 3 अक्टूबर तक हम मजीद इस केस को सुनेंगे, तो उन्होंने साथ में कहा कि तब तक हम उसी तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बेंचेस बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अकेले बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो किसी हद तक कायल तो हैं कि इस बिल को नाफिज होना चाहिए। देखिए वो इस मुकदमे के फैसले को सादर किए बगैर इसकी सोल एंड स्पिरिट के मुताबिक वो एक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कल ये कहा कि अगर ये मंजूर नहीं होता, अगर मंजूर हो जाता है तो इस दौर से जितने मुकदमात हैं मैं नहीं चाहता कि वो असर नौ तवालत का बायस बने। इसमें उनकी 2 सामने ऑब्जेक्टिव, एक तो ये कि अदालत में यही मुकदमा असर नौ ना आए, अदालत के काम में इजाफा ना हो, जब मैं सोल एंड स्पिरिट के मुताबिक एक्ट करूं, ताकि अगर ये कानून मंजूर हो जाए तो ये आज के बाद जितने मुकदमात हैं वो जायज़ करार दिए जाएं, उनकी समाअत जायज़ करार दी जाए, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन को जायज़ करार दिया जाए, और जो साबिक हैं वो डिफेक्टो डॉक्ट्रिन के तहत या जो है फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के तहत वो बाद में फैसला करेंगे। अभी मैं सरेदस्त इसको फॉलो करता हूँ। लेकिन फिरजा मैं आपको एक बुनियादी बात करता हूँ जो कल आर्गू नहीं हुई, जो आर्गू करनी चाहिए थी, जो अटॉर्नी जनरल साहब को आर्गू करनी चाहिए।
एक दफा एक जो दरखास्त गुजार थे उनके फाजिल वकील ने ये कहा कि चीफ जस्टिस की तकर्री से ही सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाती है, क्या कोई और जज हो या ना हो। ये जो सेकंड तारिक रहीम साहब के बाद जो फाजिल वकील आए, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के तकर्र से मुकम्मल हो जाती है। अगर उन्होंने आर्टिकल 176 पढ़ा होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट which shall consist of a chief justice to be called as chief justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by act of parliament. तो गोया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पहले दिन से मंशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और बाकी जजेस पे मुश्तमिल होगी। अब ये अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को आप समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस की पावर्स को डाइल्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, इट इज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एक्टिंग इन डेरिवेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेब अमेंडमेंट्स जाते जाते चीफ जस्टिस साहब रिवर्स करके चले गए हैं अपनी पोजीशन पे, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत तो शायद इसमें कुछ मावनत नहीं करेगी, लेकिन ये सियासी जमातें वापस रुजू करेंगी अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रिवर्स करने के लिए, वो क्या आपके ख्याल में किस तरह से वो पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है नून लीग या पीपल्स पार्टी तो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो केसेस दोबारा से खुल जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रीएम्प्ट और एंटिसिपेट कि मैं तो नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट वो करेगी जो उनके सामने मारूजात पेश की जाएंगी, जो उनके सामने शहादतें और कानून और दस्तूर की इंटरप्रिटेशन पेश की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला देगी। अगर वो आए सुप्रीम कोर्ट में तो मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ वो इस बात को नहीं कंसिडर करेंगे कि क्या फैसला हुआ, वो देखेंगे कि क्या फैसला दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ। और खास तौर पे जब उसमें ये रिक्वेस्ट थी कि एक लार्जर बेंच बनाएं और एक स्मॉलर बेंच ने इतनी बड़ी जो देखें, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव अनलमेंट, उन्होंने क्या है अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज किया है एक कानून को मंसूख करने के लिए, एक जो तरमीम थी नैब ऑर्डिनेंस में उनको मंसूख करने के लिए। तो लेजिस्लेटिव अनलमेंट के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं जुडिशियल सिक्रूटनी के लिए, जुडिशियल जो है जांच पड़ताल के लिए, वो आम एग्जेक्टिव एक्शन से मुख्तलिफ है। पार्लियामेंट एक एहतराम अदारा है जिसका बुनियादी काम कानून साजी है, और उनकी कानून साजी को अगर आपने डिस्टर्ब करना है तो उसके लिए बहुत वैलिड और बहुत ही ऐसी दलाइल होनी चाहिए जो मुस्कत और मुदल्लिल इस कदर हो कि उनके आदमी झुटला न सके। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बड़े अरसे से डिबेट भी हो रही है, पीटीआई इस पे कोर्ट्स में भी गई दरखास्तें लेके। जस्टिस फाइज़ साहब भी कोई मिलिट्री कोर्ट्स के बहुत बड़े हामी नहीं लगते, माजी में भी कुछ फैसले उनके ऐसे आए हैं। अब सर क्योंकि एक बड़ी जमात के जो सरबरा हैं उनके बारे में ये खदशा है कि हो सकता है उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चला जाए, तो आपके ख्याल में आपको एक तो फ्यूचरिस्टिक क्या लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई अदलिया सख्त फैसला कर सकती है, या वो जो सियासी जमात है उनके सरबरा का सियासी मुस्तकबिल आपको बज़ाहिर क्या तारीख होता हुआ नजर आ रहा है? मिस मिर्जा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है सारे पहलुओं का जवाब देना। एक बात मैं करता हूँ, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया था वो उसकी जजमेंट है 98 में। मैंने वो आई वाज द लीड काउंसिल इन दैट केस, शेख लियाकत हुसैन केस। आई वाज काउंसिल फॉर शेख लियाकत हुसैन, और पूरी सुप्रीम कोर्ट ने अजमल मियां साहब की क़यादत में उस मिलिट्री कोर्ट्स को जो मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में कायम की गई थी वो अनल कर दिया था। मैं फिर एक दफ़ा जब अजमल मियां साहब रिटायर हो गए तो मैं उनके पास बैठा था। अजीज शेख साहब मरहूम एक सीनियर एडवोकेट थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे उन दिनों में, और वो उनकी जो हाईजैक का केस है वो कर रहे थे, प्लेन हाईजैक का कराची में। तो अजमल मियां साहब ने अजीजुल्लाह शेख साहब को ये कहा कि अपने क्लाइंट को, मैं चूँकि चीफ जस्टिस नहीं हूँ, मुझसे नाराज़ थे कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स को अनल किया है, तो उनको मेरा ये पैगाम दीजिए कि अगर मैं मिलिट्री कोर्ट्स को अनल नहीं करता तो आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से करवा रही है। तो बात यह है कि काजी साहब ने जो 15वीं आईनी तरमीम की उसमें काजी साहब का फैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। उन्होंने खिलाफ वोट किया था, बिल्कुल, बल्कि राय वो अपने
अपने तवील तजर्बे की रोशनी में, अपने बिलीफ की रोशनी में, ही इज अ वेरी ट्रेन्ड, he has been a very trained professional lawyer and a very trained judge माशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ठीक, उनको कामयाब बिल्कुल के ठीक। लिए दुआ गो। वो इंशाल्लाह हक पे मबनी फैसला करेंगे। ये मेरी उनके बारे में नेक ख्वाहिशात भी हैं और मेरी प्रेडिक्शन भी है। ठीक। और वो कभी, मुझे याद है कि उनको जब बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस कर दिया गया डायरेक्ट बाहर से, तो बेशुमार लोगों ने इंक्लूडिंग मीडिया पर्सोनल ये कहा कि आपने बगैर किसी तजर्बे के उसको लगा दिया है, वो क्या करेंगे। ही कंडक्टेड हिमसेल्फ इन सच ए मैनर कि वो बाहर से ताज़ा 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 दम तशरीफ लाने के बावजूद डायरेक्ट एज चीफ जस्टिस he delivered and he played his excellent role as chief justice of Balochistan for 5 years। तो उससे मैं ये इन्फ्लुएंस लेता हूँ और फिर 5 साल उनको सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हो गए हैं। मेरा हुस्न ज़न ये है तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की जो मरकज़ा रवायात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करेंगे। आपको कोई शिकायत तो किसी पार्टी को ये शिकायत नहीं होगी कि वो पार्टिजान है, वो अहम है, राजनीति के तरफदार नहीं। ठीक, ये मैं आप बिल्कुल इस बात की मैं एक बिल्कुल अपने तजर्बे की रोशनी में जितना मैं उनको जानता हूँ और जितना मैं बाकी इज्जत जानता हूँ, बिल्कुल ठीक, ये एक सारी सुप्रीम कोर्ट को अपने साथ लेके चलेंगे और जो किसी की राय होगी उसके मुताबिक फैसले हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर वकील और कानूनदान अकरम शेख साहब हमें वक्त देने के लिए। यकीनन एक बड़ा चैलेंज जस्टिस फाइजी साहब के सामने तो मौजूद है, लेकिन उसके अलावा केसेस का भी अंबार है, कुछ आईनी है, कुछ दीगर हैं। अब ये वाजे नहीं है कि आया सियासी जमातें जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा तवक्कात रखी हुई हैं, आखिर उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो अदलिया के तवस्सुत से क्या तय होगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद वापस जो सियासी दंगल इस वक्त पाकिस्तान में है इस पर हमारे सियासी तज्ज़ियाकार क्या राय रखते हैं और अगले इलेक्शन से पहले जो हदबंदी होनी है उसमें किस जमात के पास कितना हिस्सा आएगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि दो बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में सबकत ले जाने में हमें आगे आगे नजर आ रही हैं, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बात एक जमात कर रही थी अब उसमें हमनवा दूसरी जमात भी हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि वो उसी जमात के बारे में बात कर रही है जो खुद इस चीज़ की शिकायत कर रही है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सियासी तौर पर इन जमातों का टेम्परेचर आखिर हाई क्यों हो रहा है और एक दूसरे के खिलाफ रंजिशें खुलकर सामने क्यों आ रही हैं? क्या ये सिर्फ इंतखाबी माहौल की वजह से है या फिर इसके पीछे वाकई पुरानी रंजिशें और शिकायतें मौजूद हैं? इस पर हम खास तौर पर सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब। सर, थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, अगर बयानात की हद तक देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले काफ़ी दिनों से बड़े सर्द गर्म किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी शिकायत करते हैं, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि नहीं मिल रही, कभी कहते हैं कि 2013 में हमें एक जमात के लिए भेज दिया गया घर। सर, आखिर वजह क्या है? पीपल्स पार्टी को अचानक से इतनी शिकायतें कैसे हो गई? सना, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। 2-3 वजूहात हैं। पहले तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जरा सा जेरे आताब है सिंध में। हालांकि जो केयर टेकर वो हैं वजीर आला, वो इतने मतलब है पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर रहे हैं साथ साथ, जैसे कि उन्होंने ढागा साहब को भी हटाया वजारत से फाइनेंस से। लेकिन सिंध में 2 चीज़ें हो रही हैं, कुछ जो तबादले हुए हैं उससे ये लोग नाखुश हैं, पोस्टिंग और ट्रांसफर हुई हैं। दूसरी उसकी वजह है कि कुछ जो एंटी करप्शन नैरेटिव है वो दोबारा से लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है और उसके ऊपर भी इनको तशवीश है। एक तो ये बात हुई है। दूसरी बात ये कि अगर इनको इस बात का खतरा है कि जी अगर इंतखाबात जरा सा और आगे हो जाते हैं तो पहली मरतबा है कि सिंध से 15 बरस रूल किया है लोगों ने, तो ये उस पावर को अपने हाथ से निकलते हुए देखना नहीं चाहते, कुछ महीनों के लिए भी नहीं। तो वो देख रहे हैं कि कुछ जैसे एमक्यूएम हो गई, पीटीआई तो ठीक है बहुत मुश्किलात के शिकार है सिंध के अंदर, लेकिन एमक्यूएम दोबारा से जो है वो एक्टिवेट भी हुई है और उसकी अलायंस जेयूआई से बन रहा है, दीगर जीडीए से बन रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को एक फ्री हैंड ना मिले और उसके मद्दे मुकाबिल कोई ना कोई अर्बन फोर्स भी और कोशिश करें कि रूरल एरियाज में भी उनके सामने कुछ खड़ा हो। ये भी एक वजह है।
तो ये 2-3 वजूहात हो गई हैं। अब उसमें आ जाता है कि जी उनको पीपल्स पार्टी को ये मेरे ख्याल में रीड कर रहे हैं और सही रीड कर रहे हैं कि नून लीग के ऊपर जो है ज़रा सा ज़्यादा नज़र करम है। और नून लीग को ज़ाहिर है कि नून लीग को वक़्त चाहिए। नून लीग नहीं चाहती कि फ़ौरन इंतखाबात हों, जितना देर से होंगे तो वो जो पीडीएम की खराब कारकर्दगी है उसमें के दरमियान वक्फा आएगा लोगों की याददाश्त में। फिर उन्हें ये पता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनके कुछ दिन ज़ाया जाएंगे इस चीज़ में कि उनको अगर मुकदमात से निकलना है, जो भी उनकी कानूनी मजबूरियां हैं, और उसके बाद फिर वो कहीं कैंपेन में जाने के उसमें हक आएंगे, गेयरअप होंगे। तमाम वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर वो समझते हैं कि जी नून लीग के साथ ज्यादा मेहरबानी हो रही है और हमारे साथ नहीं हो रहा, और हम लोगों को जो है उस तरह से फेवर नहीं किया जा रहा है। जी सर। अच्छा, लेकिन सर अगर आपको याद हो, जब पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमत खात्मे के करीब थी तो उस वक्त कह रहे थे कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो हैं ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। फिर अचानक सन्नाटा छा गया है, खामोशी हो गई, और उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत करने लगी। तो ऐसा तो नहीं था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से ये चाहते थे कि ज़्यादा ताल्लुकात और मरासिम बेहतर हों, वो नहीं हो पाए और नून लीग के लिए जगह बन गई? इस बात की भी थोड़ी सी कलक मौजूद है पीपल्स पार्टी को। ये पीपल्स पार्टी जो ये कह रही थी, दावे कर रही थी, तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात होना, अच्छे ताल्लुकात होना बड़ा जरूरी है। अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हम क्या साराई कर सकते हैं कि जब वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुआवजा करते हैं तो उन्हें नून लीग क्यों बेहतर नजर आती है? वो गालिबन ये कि वो समझते हैं कि जी जो मेरी थोड़ी सी जराए से बात हुई है कि जी जो उनमें कहेंगे ना कि कमजोरियां हैं, जैसे करप्शन के एलिगेशन है, वो तो दोनों पर हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जी नून लीग निस्बतन कम है। लेकिन पीपल्स पार्टी बात तो जनूबी पंजाब में बड़ा टाइम बैठे जरदारी साहब, अभी भी बिलावल जो है वो जनूबी पंजाब के कई इलाकों में घूमते रहे, लेकिन सर बलूचिस्तान और केपी में वो कामयाबी नहीं मिल सकी उनको। देखिए, एक तो जो जरदारी साहब की टैक्टिक्स होती हैं वो अवाम पे इतना भरोसा नहीं करते जितना वो करते हैं कि इलेक्टेबल्स उनके पास आ जाएं। बिल्कुल। अभी दही सिंध के सारे इलेक्टेबल्स उनकी जेब में हैं। उसी तरह बलूचिस्तान में भी इलेक्टेबल्स ही की पॉलिटिक्स होती है। कुछ सीट्स है ना तुर्बत की, ग्वादर के एरिया की, जो कि मिडिल क्लास वहाँ की जो नेशनलिस्ट जीतते हैं, यहाँ पर तो वहां पर भी इनकी कोशिश है कि सरदार आ जाएं। तो यही इलेक्टेबल्स उनको केपी में भी चाहिए थे और पंजाब में भी चाहिए थे। तो वो जो इलेक्टेबल्स का रुख है वो अभी तक तय नहीं हो सका कि वो किधर जा रहे हैं। वो इलेक्टेबल्स जो है आईपीपी के साथ होंगे, वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ होंगे, वो नून लीग में कहीं उड़ के ना चले जाएं, ये भी फैसला नहीं हुआ है। तो सर इसमें जो एमक्यूएम ने भी इजाफा कर दिया है अपनी शिकायत का, और उनका जो निशाना है वो पीपल्स पार्टी है, तो उनको अब क्यों एहसास हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? एमक्यूएम के साथ तो मेरा ख्याल है काफी अरसे से पीपल्स पार्टी का सलूक एक ही जैसा है। एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी से शिकायतें हैं कि जी वो ज्यादती करती है मुबैना तौर पर। पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम से शिकायतें हैं कि एमक्यूएम ने कोई इतना अच्छा, जब उनके पास ताकत थी तो शहरी सिंध में उन्होंने जो कुछ किया वो नामुनासिब था। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दुखी हैं। और पीपल्स पार्टी को फिर सूट ये करते हैं कि गालिबन पंजाब के अगर हम साथ खड़े होंगे, जैसे आपने देखा कि बलूचिस्तान की भी कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो नून लीग के साथ खड़ी होती हैं, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होती, जैसे नेशनल पार्टी है जी। तो अमूमन हमेशा, वरना बलूचिस्तान एक जमाने में शिकायत करता था पंजाब के हवाले से, लेकिन अब उनकी जमातें पंजाब की पार्टी के साथ हैं। तो ये बड़ी सी चेंजेस आए हैं। तो अब इनको लगता है शहरी सिंध को कि जी उनके साथ जो दही सिंध के नुमाइंदे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, और हमारे जो सेफ गार्ड होगा, हम अगर पंजाब के अशराफिया से मिल जाते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा। वल्लाह आलम उसमें मतलब सियासी तौर पे बहुत चेंजेस होंगी। शहरी सिंध को दोनों ने ही मायूस किया है। बिल्कुल ठीक। पंचलाइन ये है। अच्छा सर, दो सवाल क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है मेरे पास। सर एक तो ये कि अब बड़ा वाजे हो गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कह दिया गया है कि सितंबर के आखिर तक वो जो बुनियादी तौर पर हल्का बंदियों का जो अमल है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तो क्या आपको मुमकिन नजर आ रहा है कि हम जनवरी या फरवरी तक तकरीबन इंतखाबात में चले जाएंगे? बज़ाहिर क्या लगता है? और दूसरा ये कि जो बड़ी जमातें हैं, चीफ जस्टिस साहब जो अता बंदियाल साहब थे, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने जाने से पहले जो नैब अमेंडमेंट्स रिवर्स की थी, सर क्या लगता है कि इन्हीं केसेस के साथ दो बड़ी जमातें इंतखाब में उतरेंगी या ये उस फैसले के खिलाफ वापस कोर्ट में जाएंगे? ये जो पार्लियामेंट ने लॉ मेकिंग की थी ना नैब के हवाले से, वो बहुत ही गैर अखलाकी और उसकी वजह से बड़ी भद उड़ी है पार्लियामेंट की। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये रिव्यू में भी जाते हैं तो काजी फाइज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी जो मतलब ऐसे हमारे लॉ में वो है सुप्रीम जुडिशरी, वो उनके हक के अंदर वो वाला फैसला करे कि नहीं आप चेंज कर दें लॉ और आप गोल पोस्ट चेंज कर दें, मुल्क में लाइसेंस टू करप्शन दे दिया जाए। तो इनको मेरे ख्याल में जाना है इन्हीं सूरत हाल की वजह से पड़ेगा, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से इन पाकिस्तान एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है कि रिव्यू में जाए और कोई मेहरबानी हो जाए इनके साथ, लेकिन असूली तौर पे अगर अवाम की नजरों में इदारों का वकार को बहाल करना है
और पार्लियामेंट पे एतबार को बहाल करना है, सुप्रीम कोर्ट पे करना है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी जो है उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना, उसको साथ लेके चलना है। और अगर आप ये लोगों को महसूस हो ना कि जनाब आप व्हाइट कॉलर क्राइम को सजा ही नहीं दे पाते और किसी ने भैंस चोरी की उसको आप टांग देते हैं, गरीब आदमी के ऊपर तो बड़ा आप सख्ती करते हो, या तो फिर स्कूल पे जेलें वेलें बंद कर दें, आप अकाउंटेबिलिटी बंद कर दें। और आप कहें जी फ्री फॉर ऑल है, जैसे अमेरिका में लूट मार अगर आप $1000 से कम की करें तो सजा नहीं होती। हमारे यहाँ है कि जी 50 करोड़ से कम की करेंगे तो आप नैब के अंदर आपको अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल सही हवाला दिया। तो सर फिर क्या समझें कि ये जो आपने अभी नैब अमेंडमेंट्स की भी बात की है, तो क्या 2024 आपको लग रहा है कि इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा? जनवरी फरवरी में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी सारी तारीखें वो वाजे कर रहा है। देखिए मैं इस मामले में जरा रजायत पसंद हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंतखाबात खुदा ना खास्ता नहीं होंगे। मेरा तज्जिया पहले दिन से यही है कि जब हमारी तमाम सियासी जमातों ने नई मर्दमशुमारी के तहत हामी भर ली थी तो 1-2 माह की ताखीर होना जरूरी थी। ठीक है, और पीपल्स पार्टी मान के बिल्कुल हम आहंग चल रही थी नून लीग के। तो इंतखाबात जनवरी के आखिर में या फरवरी के मिड में हो जाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मार्च में अगर उससे ज्यादा ताखीर होती है, आपकी सेनेट रिटायर हो रही होगी, आपको सदर का इलेक्टोरल कॉलेज बनाना है, तो अभी पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है कि आप बिल्कुल हर चीज मारवाए आइन करना शुरू कर दे मारवाए, और वो करना भी नहीं चाहते, हमारे इदारों की नीयत भी नहीं है ना। तो बहरहाल आपको इसी तरह से रास्ता निकालना है, और बड़े इम्परफेक्ट हालात हैं क्योंकि दुनिया में इम्परफेक्शन ही के साथ जिया जाता है। और ये हमारी इम्परफेक्शन में नवाज शरीफ हैं और जरदारी साहब हैं, लेकिन उसके अलावा कोई चेहरे नहीं है। आप इलेक्शन लड़ेंगी सना साहिबा तो आपके पास पैसे नहीं है लड़ने के, ठीक है ना, आप करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकती, बेशक आप तालीम याफ्ता हैं, अच्छी बात करती हैं, तो मिडिल क्लास की तुम्हारी जमहूरियत है नहीं, ये इलीट की जमहूरियत है और वो ऐसी ही चलेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ हैं। यकीनन इंतखाबात के हवाले से एक इबहम ज़रूर मौजूद है, लेकिन सियासी जमातें और ये सिस्टम भी जो सियासी सिस्टम है ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसमें तवील अरसे के लिए इंतखाबात ना हो, और ये टास्क यकीनन इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत के कंधों पर है कि वो इंतखाबात का इनेकाद वक्त पर करवाएँ। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।